इमेजिन करो रात के लगभग 3 बजे हैं। तुम अपने कुछ दोस्तों के साथ एक लेक साइड पार्टी अटेंड करने जाती हो। ये पार्टी काफी देर से चल रही थी और अब अपने एंड पर थी। पार्टी में आए कई लोग ऑलरेडी अपने घर जा चुके थे और बचे हुए लोग अब अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। उसी समय तुम ये डिसाइड करती हो कि तुम आज की रात यहीं पर बिताओगी, एक शांत सी झील के किनारे अपने टेंट के अंदर। तभी तुम्हारे कुछ दोस्त तुमसे ये बात कंफर्म करते हैं कि क्या कंफर्म है, पक्का है, तुम यहाँ अकेली रात बिता लोगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और तुम उन्हें ये जवाब देती हो कि हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल सुबह मिलते हैं। और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। उनकी गाड़ियों की हेडलाइट्स धीरे धीरे अंधेरे में कहीं गायब होती जा रही हैं और कुछ ही पल बाद पूरा इलाका खामोश हो जाता है। एक टेंट, एक झील और चारों तरफ अंधेरा। और फिर धीरे धीरे सुबह होती है। कुछ लोग वहां पर आते हैं और उन्हें तुम्हारी गाड़ी वहीं पर खड़ी हुई मिलती है। तुम्हारा टेंट वहीं पर लगा है और तो और तुम्हारा सारा सामान वहीं पर पड़ा है। वो सोचते हैं कि शायद तुम आसपास कहीं टहलने गई होगी और वो तुम्हारा इंतजार करने लगते हैं। लेकिन ये बात कोई भी नहीं जानता था कि ये इंतजार एक दिन, एक हफ्ता या एक महीने का नहीं, बल्कि पूरे 12 साल का होने वाला था। दोस्तों, ये कहानी है मैडिसन स्कॉट की, एक ऐसी महिला जो एक पार्टी के बाद गायब हो जाती है। एक ऐसा केस जिसने पूरे ब्रिटिश कोलंबिया को हिलाकर रख दिया था। और सबसे हैरानी की बात तो ये कि 12 साल तक कोई ये जान ही नहीं पाया कि मैडिसन स्कॉट के साथ आखिर हुआ क्या। और शायद आज भी इस सवाल का जवाब पूरी तरह से मिला ही नहीं है। Madison, or Maddie as she's known to her family and friends, is from Vanderhoof, BC, located approximately 98 kilometers west of Prince George. Madison is described as 5'4", 160 pounds with ginger hair. She was last seen wearing a black t-shirt and blue jean capri pants. Definitely. Really hard to believe it has been 10 years. It's not a day. मेडिसन स्कॉट का जन्म 29 अप्रैल 1991 को ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में हुआ था। उनके पेरेंट्स का नाम एल्डन और डॉन स्कॉट था। उसका एक भाई बेन और बहन जॉर्जिया भी थी। परिवार वाले और दोस्त प्यार से उसे मैडी बुलाया करते थे। मैडी को डर्ट बाइकिंग, हॉर्स राइडिंग, स्पोर्ट्स और अपने दोस्तों के साथ समय बिताना काफी पसंद था। वो अपने डैड के लॉगिंग इंडस्ट्री में एज अ हैवी ड्यूटी मैकेनिक काम भी किया करती थी। मैडी उन लोगों में से थी जो जहां जाती थी वहां अपनी प्रेजेंस छोड़ आती थी। फिर आई 27 मई 1991 की वो शाम। वेंडरहूफ से लगभग 25 किलोमीटर दूर हॉक्सबैक लेक में एक बर्थडे पार्टी रखी गई थी। मैडी वहां पर अपनी दोस्त जॉर्डी बॉल्डुक के साथ अपने पिकअप ट्रक, जो कि 1990 फोर्ड F-150 था, व्हाइट पिकअप ट्रक, उसमें वहां पर पहुंचती है। शुरुआत में ये पार्टी सिर्फ कुछ करीबी दोस्तों के लिए रखी गई थी, लेकिन जैसे जैसे रात आगे बढ़ती गई ये पार्टी की जानकारी और लोगों को फेसबुक के जरिए मिलने लगी। तो पार्टी में धीरे धीरे और कई ऐसे लोग भी आने लगे जिन्हें मैडी या उसके दोस्त अच्छी तरह से जानते भी नहीं थे। पार्टी चल रही थी, बोनफायर जल रहा था, लोग बात कर रहे थे, म्यूजिक चल रहा था, सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। लेकिन रात में अचानक एक झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े में जो जॉर्डी, जो मेडिसन की दोस्त थी, उसे चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद जॉर्डी अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ उस पार्टी से निकल जाती है। बाद में उसने ऐसा बताया है कि उसने मैडी को भी वहां से चलने के लिए कहा था, लेकिन मैडी ने उस समय मना कर दिया था। मैडी का कहना यह था कि वो आज की रात वही कैंप साइट पर अपने टेंट में बिताएगी। रात के लगभग 3 से 3:30 बजे के बीच मैडी को आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद वो कभी किसी को नजर नहीं आई। उस रात मैडी ने अपने पिता को कुछ टेक्स्ट मैसेजेस भी भेजे थे, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि ये टेक्स्ट मैसेजेस उसकी जिंदगी के आखिरी कुछ जाने पहचाने मैसेज होने वाले हैं। 28 मई 2011 यानी कि जस्ट अगले दिन सुबह सुबह जॉर्डी और उसका बॉयफ्रेंड कैंप साइट पर वापस आते हैं। जॉर्डी अपने स्लीपिंग बैग्स और कुछ कपड़े लेने के लिए वापस आई थी। वो मेडिसन के टेंट के पास जाती है और ये देखती है कि उसका टेंट पहले से ही अनजिप था। जब वो अंदर झांकती है तो उसे ये दिखता है कि स्लीपिंग बैग्स और कुछ सामान एक तरफ सरका पड़ा हुआ है। उस वक्त उन दोनों को कुछ अजीब या कुछ एबनॉर्मल नहीं लगा, क्योंकि मैडी का ट्रक, उसका टेंट, यहाँ तक कि उसका पर्स, फोन और कई सारी पर्सनल बिलोंगिंग्स अब भी वहीं पड़ी हुई थी। उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि शायद मैडी सुबह सुबह घर चली गई है या फिर अपने किसी दोस्त के यहाँ चली गई है। जब उन्होंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करी और अन्य दोस्तों से पूछा, तब उन्हें एक बात समझ आने लगी थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है। वो लोग मैडी का इंतजार करने लगे,
लेकिन ये बात कोई भी नहीं जानता था कि यह इंतजार 12 साल लंबा होने वाला था। जब मेडिसन अगले दिन भी अपने घर बहुत देर तक नहीं पहुंची, तब उनके परिवार वालों ने पुलिस में कंप्लेन कर दी। कंप्लेन के बाद आरसीएमपी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। इसके बाद शुरू होता है ब्रिटिश कोलंबिया का सबसे बड़ा मिसिंग पर्सन सर्च ऑपरेशन। सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स बुलाई गई, ट्रैकिंग डॉग्स लाए गए, कई डाइवर्स पानी के अंदर, लेक के अंदर जाकर सर्च कर रहे थे, हेलीकॉप्टर्स ऊपर से पूरे एरिया का इंस्पेक्शन कर रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जा रहा था, ताकि अगर किसी जगह पे कोई बॉडी हीट या कोई निशान हो तो उसका पता लगाया जा सके। हॉक्सबैक लेक के आसपास के एरियाज जैसे कि फॉरेस्ट ट्रायल्स में और ज्यादा डीपली सर्च किया जा रहा था, लेकिन फिर भी मेडिसन का कोई पता नहीं चल रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि कैंप साइट पर किसी भी तरह के कोई संघर्ष के निशान उन्हें नहीं मिले थे, ना कोई ऐसा एविडेंस मिला था जो सीधा किसी सस्पेक्ट की तरफ इशारा कर रहा हो। पुलिस के मुताबिक मेडिसन के साथ साथ जो चीजें गायब हुई थी, उसमें उसका लाइट ब्लू केस वाला एक आईफोन 4 और साथ ही साथ उसकी चाबियों का बंडल था। बाकी उसका सारा सामान कैंप साइट पर अभी भी उस टेंट में मौजूद था। इसलिए सवाल और ज्यादा गहरे होते जा रहे थे कि आखिर मेडिसन गई कहां, और अगर गई तो किसके साथ। आरसीएमपी ने उस पार्टी में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ की, कई इंटरव्यूज हुए और यहां तक कि पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुए, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेटर्स को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये प्रूव किया जा सके कि उस पार्टी में मौजूद किसी इंसान ने मेडी को नुकसान पहुंचाया है। साल बीतने लगे, लेकिन मेडिसन का केस भुलाया नहीं गया। उसके परिवार वाले और उसके दोस्त कई तरह के बिलबोर्ड्स लगाते रहे। उन्होंने कई मीडिया कैंपेन्स चलाई, अवेयरनेस इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे। वे हर साल लोगों को मेडिसन की याद दिलाते रहे और बाद में तो उसके परिवार ने 1 लाख कैनेडियन डॉलर्स का रिवॉर्ड भी अनाउंस किया। उन्हें ऐसी उम्मीद थी कि शायद कभी ना कभी कोई आएगा और उन्हें कुछ ऐसी बात बताएगा जो उन्हें इतने सालों से पता नहीं चल पाई, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वक्त गुजरता रहा, 1 साल, 2 साल, 5 साल और धीरे धीरे 10 साल बीत गए, लेकिन मेडिसन का क्या हुआ, ये सवाल वहीं के वहीं रहा। मई 2023, लगभग 12 साल बाद, आरसीएमपी ने वेंडरहूफ के ईस्ट में एक रूरल प्रॉपर्टी पर सर्च वारंट एग्जीक्यूट किया। अब पुलिस ने उस प्रॉपर्टी पर सर्च क्यों किया, ये जानकारी तो आज तक पब्लिक नहीं की गई, लेकिन उनको वहां जो चीजें मिली उसने इस केस की पूरी दिशा ही बदल दी। ह्यूमन रिमेन्स, हाँ, इंसानी अवशेष। जब अथॉरिटीज कुछ समय बाद इन रिमेन्स पर, इन अवशेष पर टेस्ट परफॉर्म करवाती है, तब पता चलता है कि ये रिमेन्स किसी और के नहीं बल्कि मेडिसन स्क्वाड के हैं। यह अनाउंसमेंट ऑफिशियली 29 मई 2023 को कर दी जाती है। और यहाँ पर एक संयोग पता है क्या है? ये सब उसकी डिसअपीयरेंस की 12वीं एनिवर्सरी के जस्ट एक दिन बाद हुआ। लेकिन इस डिस्कवरी ने क्लोजर से ज्यादा और नए सवाल पैदा कर दिए। वो इसलिए कि ये रिमेन्स हॉक्सबैक लेक के पास नहीं मिले थे, ये मिले थे वेंडरहूफ के ईस्ट में किसी एक रूरल प्रॉपर्टी पर जो इस लेक से काफी दूर थी। इसीलिए इन्वेस्टिगेटर्स ने फाउल प्ले की नजरिए से इस केस को और गंभीरता से देखा। दरअसल आरएमसीपी ये बात पहले भी कह चुकी थी कि मेडिसन के गायब होने में किसी न किसी का हाथ जरूर है, लेकिन अगर ऐसा है तो जिम्मेदार आखिर है कौन, और इतने सालों तक सच छुपा कैसे रहा? यही वो कुछ सवाल है जिनका जवाब आज तक हमें मिला ही नहीं है। पुलिस ने इतने सालों तक कई लोगों से पूछताछ की, कई थ्योरीज सामने आई, लेकिन आज तक ऑफिशियली किसी को चार्ज नहीं किया। ना कोई ऐसा सस्पेक्ट मिला जिसका नाम ऑफिशियली पब्लिक किया गया हो। 3 जून 2023 को मेडिसन की याद में एक विजिल रखी गई, जिसमें लगभग 2000 लोग शामिल हुए। 12 साल बाद भी लोग मेडिसन को भूले नहीं थे, और शायद इसी बात से समझ आता है कि यह केस लोगों के दिलों को कितना छू गया, क्योंकि यह केस सिर्फ एक मिसिंग पर्सन का केस नहीं था, बल्कि एक फैमिली की 12 साल लंबी प्रतीक्षा की कहानी थी। मेडिसन स्कॉट मिल चुकी है, लेकिन आज भी उस रात की कहानी पूरी नहीं हुई, क्योंकि किसी ना किसी को यह जरूर पता है कि उस 27 मई 2011 की रात को आखिर वहां पर क्या हुआ था। किसी ना किसी को सच जरूर पता है, जिसका इंतजार एक परिवार 12 साल तक करता रहा, और जब तक वो सच सामने नहीं आता तब तक ये कहानी अधूरी रहेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं हूं सूर्या और आप देख रहे थे अनुरहस्यम। आपके इस केस के बारे में क्या विचार है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।
फिर मुलाकात होगी आपसे एक और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।